Hello students, welcome to this online lecture of history. यह लेक्चर बीए सेकेंड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर से संबंधित है। फर्स्ट पेपर में आपके फोर्थ यूनिट में एक टॉपिक है मुग़ल प्रशासन, मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन। मुग़ल प्रशासन को अगर देखा जाए तो तीन भागों में विभाजित किया गया है। केंद्रीय प्रशासन दैट इज सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरा प्रांतीय प्रशासन एवं स्थानीय प्रशासन। इस सेशन में हम केंद्रीय प्रशासन के विषय में चर्चा करेंगे। मुगलकालीन केंद्रीय प्रशासन। मुगल वंश की स्थापना 1526 में बाबर ने की। मुगल वंश की स्थापना के साथ भारतीय प्रशासनिक इतिहास में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। इट वॉज अ लैंडमार्क, और ये परिवर्तन लैंडमार्क परिवर्तन था। मुगल प्रशासन की बात करें तो मुगल प्रशासन स्वेच्छाचारी एवं निरंकुश राजतंत्र पर आधारित था। वो वहाँ मुगल शासक निरंकुश थे एवं स्वेच्छाचारी थे। 1526 में सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर गद्दी पे बैठा। गद्दी पे बैठने, चूँकि वो चंगेज़ खां और तैमूर लंग का वंशज था, इसके कारण वो राजपद को वंशानुगत समझता था, वंशानुगत अधिकार समझता था। वो अपना का हेरिडिटरी राइट समझता था कि गद्दी पे उसके परिवार के सदस्य ही बैठ सकते हैं। भारत में मुगल वंश की स्थापना के साथ ही प्रशासन में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। दिल्ली सल्तनत के विपरीत मुगल वंश में बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह या पादशाह की उपाधि धारण की। पादशाह शब्द की व्याख्या अबू फजल ने अपनी पुस्तक आईन अकबरी में की है। अबू फजल बताता है, पाद का अर्थ होता है स्थायित्व अथवा स्वामित्व, और शाह का अर्थ होता है मूल या स्वामी। इस प्रकार पादशाह का अर्थ हो गया ऐसा शक्तिशाली स्वामी या राजा जिसको कोई अपदस्थ नहीं कर सकता, यानी उसको अपने पद से जो ना हटाया नहीं जा सकता है, ऐसा व्यक्ति पादशाह है। यानी वो असीमित अधिकार है, वो निरंकुश है, ऐसा व्यक्ति पादशाह है। पादशाह एक स्टेटस, एक सिंबल टाइप स्टेटस है, रैंक कहा जाए। जदुनाथ सरकार इतिहासकार हैं, उन्होंने पादशाह के विषय में, मुगल प्रशासन के विषय में बताया है कि मुगल प्रशासन भारतीय एवं अभारतीय तत्वों का सम्मिश्रण था। इट वॉज अ मिक्सचर, यानी वो इंडियन और नॉन इंडियन प्रशासनिक एलिमेंट्स का मिश्रण था, मिक्सचर था। अदर वर्ड्स में बोला जाए तो ये प्रशासन जो था भारतीय वातावरण में ईरानी अरबी शासन पद्धति थी। भारत में ईरानी अरबी शासन पद्धति को बाबर ने भारत में स्थापित किया। प्रशासन का स्वरूप, बाबर ने प्रशासन की स्थापना तो कर दी, लेकिन उसका निश्चित स्वरूप अकबर के काल में ही जाके मिला। जहाँ तक उपाधि का प्रश्न है, बाबर ने पादशाह की उपाधि धारण की। सुल्तान की उपाधि, सुल्तान जो दिल्ली सल्तनत के शासक उपाधि धारण करते थे, वो उपाधि अब मुगल शासन के अंतर्गत आधिपत्य में आए गए स्थानीय अधीनस्थ शासक के पर्याय बन गई। यानी अब सुल्तान के अधिकारी जो अधीनस्थ शासक थे वो सुल्तान पद धारण करते थे। इसके उपरांत, बाबर के उपरांत हुमायूं गद्दी पे बैठा। हुमायूं के गद्दी पे बैठने के तक संप्रभुता की मुगल अवधारणा अपनी भ्रूणावस्था में प्रवेश, मतलब यानी एक एंट्री पॉइंट था संप्रभुता की अवधारणा, सॉवरेंटी की डिस्क्रिप्शन आने लगा। यानी हुमायूं के काल में ये एंटर कर गया संप्रभुता की मुगल अवधारणा। इस अवधारणा के अनुसार यह वंशानुगत था, अविभाज्य था। ये एक्सेप्ट कर लिया गया हुमायूं के काल में। हुमायूं मानता था कि जिस प्रकार सौर मंडल में
अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, उसी प्रकार राज संप्रभु के चारों ओर घूमता है, यानी राज शासक के चारों ओर घूमता है। राज की सारी गतिविधियां शासक के चारों ओर घूमती है। यानी इस तरह से बोला जाए कि शासक सर्वे सर्वा मान लिया गया था। अब इस संप्रभुता की अवधारणा जो हुमायूं के काल में हुई, उसको वास्तविकता यानी अपने निश्चित आकार अकबर के काल में ही जाकर प्राप्त हुआ। संप्रभुता की मुगल अवधारणा जो थी वो निरंकुश शासन पे विश्वास करती थी, यानी निरंकुश राजतंत्र की पक्षधर थी। इसमें शासक को इतना सर्वशक्तिशाली बना गया कि उसको चुनौती देने वाला कोई नहीं था, उसको अपदस्थ नहीं किया जा सकता, उसको कोई चुनौती नहीं दे सकता, और उसकी दैवीय उत्पत्ति की बात कही गई, यानी वो दैव तुल्य बना दिया गया, उसको उसमें ईश्वरीय तत्व सम्मिलित कर दिए गए। अबुल फजल तो अकबर की चर्चा करते हुए इसको ईश्वर तुल्य माना है। इस तरह से देखा जाए तो मुगल कालीन प्रशासन में संप्रभु जो शासक था, बादशाह, वो शासन का वास्तविक धुरी था, सेंटर था, वो एक्सिस था जिसके चारों तरफ प्रशासन चलता था। प्रशासन का कोई भी विभाग, यहाँ तक कि राजघराने के मामले, वित्त, प्रांतीय प्रशासन, संचार व्यवस्था, किसानों की स्थिति, कीमतों, व्यापार, शिक्षा को प्रोत्साहन, विद्वानों को प्रश्रय, हर एक मामले को बहुत ही बारीकी से शासक उस पर विचार करता था, बादशाह उस पर विचार करता था। इस प्रकार मुगल शासक जो थे निरंकुश थे। निरंकुश, यद्यपि वो निरंकुश थे लेकिन वो प्रबुद्ध थे। दे वर बेनिवोलेंट डेस्पॉट। निरंकुश होते हुए भी प्रजा हित उनका प्रमुख लक्ष्य था। वो अपनी शक्तियों का उपयोग प्रजा के हित के लिए करना चाहते थे। आधुनिक काल की भांति मुगल प्रशासन में कोई मंत्रिमंडल तो नहीं था, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, फिर भी बादशाह को परामर्श देने के लिए साम्राज्य और साम्राज्य के शासन तंत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए अनेक विभाग बनाए गए थे, अनेक विभाग की व्यवस्था की गई थी। एक मंत्री का समूह भी बनाया गया तो जो बादशाह को परामर्श देता था। इसके अतिरिक्त साम्राज्य के अंतर्गत साम्राज्य को कई भागों में विभाजित किया गया था। साम्राज्य में सूबा था, सरकार था जो जिला, परगना था, और सबसे निचली जो इकाई थी वो थे गांव। उसमें भी प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति गई। इस सेशन में हम लोग केंद्रीय प्रशासन की बात कर